शायद ये बात तुम्हारे इल्म में ना हो कि तुम्हारा केस ऑलिव हार्वर्ड ने अपने हाथ में ले लिया है। वो CIA का दिल कहलाता है। वो बोला, मैंने तुमसे गुफ्तगू किए बगैर एक काम किया है और वो ये है कि फलस्तीनी तंजीम अल आसफा को तुम्हारे बारे में इत्तला दे दी है। फिर उसने किसी को बुलाने के लिए घंटी बजा दी और 2 पुलिसमैन उसके पास आ गए। पुलिस अफसर ने कहा, ले जाओ और बंद कर दो। सुबह 8 बजे मिस्टर फील्ड ने मुझे जगा दिया। मैंने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। वो बोला, सॉरी, मुझे यकीन है कि तुम रात को सुकून से न सो सके होगे। इन हालात में पुरसुकून नींद गैर यकीनी है, लेकिन 8 बज चुके हैं, हमें एयरपोर्ट पर पहुंचना है। मैंने कहा, शुक्रिया मिस्टर फील्ड, मैं तैयार हो जाता हूं। फिर इंतहाई कम वक्त में गुस्ल किया। इस दौरान मिस्टर फील्ड ने नाश्ता मंगवा लिया था। नाश्ते के बाद हम होटल से निकल आए। बाहर एक कार ड्राइवर समेत मौजूद थी जिसने बरकरफ्तारी से उन्हें एयरपोर्ट पहुंचा दिया। जिस फ्लाइट से मुझे इंग्लिस्तान जाना था वो न्यूयॉर्क से आने वाली थी। एयरपोर्ट पर मिस्टर फील्ड ने मुझे पासपोर्ट, टिकट और दूसरे कागजात के साथ कुछ रकम भी दी जो सरकारी तौर पर मुझे दी गई थी। फ्लाइट आई तो मिस्टर फील्ड मुझे छोड़ने जहाज तक आए। उनके पास खुसूसी इजाजतनामा था। इस दौरान मेरी निगाहें उस मेहरबान चेहरे को तलाश करती रहीं जिसने अमेरिका में मेरी बड़ी मदद की थी। उसकी इस पुरखुलूस इनायत को मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता था। लेकिन जोशू मुझे कहीं नजर न आया। शायद मेरी सख्त निगरानी की वजह से वो वहां नहीं आ सका था। मैंने जहाज में सवार होते हुए उसे दिल ही दिल में अलविदा कहा। न्यूयॉर्क से आने वाले मुसाफिर आराम से बैठे हुए थे क्योंकि शिकागो में तैयारे को ज्यादा देर नहीं रुकना था। एक एयर होस्टेस ने मुझे मेरी सीट तक पहुंचा दिया। मेरे बराबर वाली नशिस्त पर एक तनोमंद शख्स चेहरे के सामने अखबार किए हुए बैठा था। मैंने उसकी तरफ तवज्जो न दी। मेरे जहन में सनसनाहट और हाथ पैरों में ऐंठन सी हो रही थी। मैं एक अजीब सी कैफियत से दो चार था। चूंकि मुझे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अमेरिका से निकलने का मौका मयसर आ गया था। तैयारा फजा में बुलंद हो गया तो मैंने अपने साथ बैठे हुए शख्स की जानिब देखा। उसकी शक्ल देखते ही मैं बुरी तरह उछल पड़ा। बेसाख्ता मेरी जबान से निकला, ओह मिस्टर जोशू आप? वो बोला, हाँ, क्या तुम्हें मेरा पैगाम नहीं मिला? मैंने कहा, लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि। हैरत और खुशी के आलम में मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। जोशू ने कहा, तुमसे मुलाकात बेहद जरूरी थी, मैं तुम्हें मिले बगैर कैसे जाने देता। मैंने कहा, ओ मिस्टर जोशू, मेरा तो ख्याल था कि शायद अब आपसे दोबारा न मिल सकूं। मुझे जोशू को इस तरह अचानक मिल जाने से दिल्ली मुसर्रत हो रही थी। जोशू ने कहा, मैं न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक का ये सफर तुम्हारी खातिर ही कर रहा हूँ। मैंने मजीद हैरानी से पूछा, तो क्या आप न्यूयॉर्क से आ रहे हैं? उस शख्स ने मुझे चकरा कर रख दिया था। कदम कदम पर मुझे ऐसे शदीद झटके दिए थे कि मैं घनचक्कर बनकर रह गया था। वो बोला, हाँ, मैं कच्चे काम नहीं करता। शायद ये बात तुम्हारे इल्म में ना हो कि तुम्हारा केस ऑलिव हार्वर्ड ने अपने हाथ में ले लिया है। वो एक यहूदी है और दुनिया के बेशतर ममालिक में उसे हव्वा कहा जाता है। उसने बहुत से ममालिक में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अकल दंग रह जाती है। वो CIA का दिल कहलाता है। उसका महकमा उस पर नाज करता है। बर्कले यूनिवर्सिटी के एक मामूली तालिबे इल्म ने, जो जराइम पेशा भी नहीं है, जब अमेरिकी पुलिस को नचा के रख दिया और 5 कत्ल करने के बाद भी पुलिस के हाथ ना सका, तो अमेरिकी महकमा पुलिस के लिए उसकी आज़ादी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। चुनाचे अब हार्वर्ड ने ये चैलेंज कबूल किया है। इसकी एक वजह यह भी है कि यहूदियों को भी तुम्हारा यूं आज़ाद घूमना अच्छा नहीं लगता। चुनाचे उन्होंने भी हार्वर्ड को इसलिए मजबूर किया कि वो तुम्हारी आज़ादी सलब करे, और ऑलिव हार्वर्ड का कहना है कि वो हर कीमत पर अली यार खान को गिरफ्तार करके अमरीकी हुकाम के हवाले कर देगा। उसके हाथ बहुत लंबे हैं और अली यार खान दुनिया के किसी खित्ते में भी उसकी दस्तरस से दूर नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब। जोशू ने मजीद कहा, ऑलिव हार्वर्ड का कहना है कि अली यार खान तन्हा नहीं। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा है कि अली यार खान को किसी मजबूत टोले की पुष्ट पनाही हासिल है। अगर वो तन्हा होता तो इस तरह पुलिस के लिए चैलेंज नहीं बन सकता था। मैंने कदरे तशवीश से कहा, ओह, क्या उसका इशारा पाकिस्तानी तालिबे इल्मों या मकामी पाकिस्तानी ताजरों की तरफ है? वो बोला, नहीं, उसने इस सिलसिले में वजाहत कर दी है। उसने कहा है कि पाकिस्तानी तलबा का इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने पूछा, तो फिर? वो बोला, बस मैं और कुछ नहीं जानता। वो शैतान सिफत यहूदी बहुत मक्कार है। मुझे बहुत सख्त एहतियात करना पड़ रही है, लेकिन मैं खुश हूं कि अब तुम यहाँ से जा रहे हो। मैंने कहा, मैं आपके लिए फिक्रमंद रहूंगा मिस्टर जोशू। वो बोला, ओह नहीं डियर, मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मेरा खोल बहुत मजबूत है। मैंने कहा, मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश थी मिस्टर जोशू कि आपसे मुलाकात करके आपका शुक्रिया अदा करूं और इन वाकयात के बारे में मालूम करूं।
जोशु मुस्कुराया। वाकयात? बस यूं समझो कि वाकयात खुद ब खुद बनते चले गए, कुछ मैंने किया और कुछ हालात ने। मैंने पूछा, क्या आप मुझे तफसील बताएंगे मिस्टर जोशु? जोशु ने कहा, कहाँ से सुनना चाहते हो? मैंने कहा, जहाँ से आपने मुझे बॉब हैरिल्सन बनाया था। वो बोला, मेकअप करते हुए मेरे जहन में बॉब हैरिल्सन का ख्याल कतई नहीं था। मैंने पासपोर्ट और कागजात एक ऐसे आदमी से हासिल किए जो दर हकीकत आयरलैंड का बाशिंदा है और मुकम्मल कानूनी जरूरियात पूरी करके यहाँ आया है, लेकिन चूंकि वो वापस नहीं जाना चाहता, चुनाचे मैंने उसके क़याम का बंदोबस्त कर दिया और उसने अपने कागजात मेरे हवाले कर दिए। अब सिर्फ पासपोर्ट पर तस्वीर बदलने का मसला था जो खुश उसलूबी से हल हो गया। उसकी जगह तुम इंग्लिस्तान चले जाते, लेकिन दरमियान में मिस्टर हैरिल्सन आ गए। बात अगर ऑलिव हार्वर्ड की न होती तो मैं सीधा सादा काम करता, लेकिन उस खतरनाक शख्स से मैं ज़ाती तौर पर वाकिफ हूँ। मेरा दिल नहीं मान रहा था। चुनाचे कुछ और घुमाओ फिराओ इख्तियार करने के लिए मैंने हैरिल्सन को अगवा करके एक अस्पताल में दाखिल कर दिया, चूंकि मुझे कुछ अरसे के लिए उनकी शख्सियत मुस्तार चाहिए थी। यूं मैंने तुम्हें शिकागो पहुंचा दिया, लेकिन अब इसे होनी कहा जा सकता है कि मिस्टर हैरिल्सन अस्पताल से निकल भागे और उसके बाद जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने है। मैं बस हालात पर निगाह रखता रहा। मैंने सोचा था कि जहां भी कोई उलझन पेश आई मैं मुदाखलत करूंगा, और इसके लिए मैंने बंदोबस्त कर लिया था। मैं चंद मिनट खामोश रहकर उस गुफ्तगू के तासुर में डूबा रहा। फिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं आपकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा मिस्टर जोशु, इन्हें अपने सीने में रखूंगा। जोशु ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही मुनासिब ही है। मैंने कहा, लूसिया ने मुझे कुछ रकम दी है मिस्टर जोशु, मैं उस लड़की के किरदार पर हैरान हूँ। वो बोला, लूसिया हमारी साथी है। मैंने तुमसे पूरे एतमाद के साथ ये बात कह दी थी कि तुम्हारा जो दिल चाहे करो, जब मुझे जरूरत होगी तुमसे राब्ता कायम कर लूंगा। इसकी यही दो वजूह मौजूद थी। दरअसल उस वक्त तुम मुझे पसंद आए जब तुमने निहायत कामयाबी से अपने दोनों काम कर लिए, यानी गेन मिलर का कत्ल और अपनी तहरीर का हुसूल। उसके बाद मुझे तुम पर यकीन हो गया कि तुम अपने काम निपटाने की सलाहियत रखते हो। मेरे इत्मीनान की दूसरी वजह लूसिया थी। वो मुझे हालात से बाखबर रख रही थी। मैंने गहरी सांस ली। ओ अच्छा। वो बोला, इसके अलावा मैं तुम्हें एक और इत्तला देना चाहता हूँ अली, जो तुम्हारे लिए बेहद कारामद है। मैंने पूछा, वो क्या मिस्टर जोशु? वो बोला, मैंने तुमसे गुफ्तगू किए बगैर एक काम किया है, और वो ये है कि फ़लस्तीनी तंजीम अल आसफा को तुम्हारे बारे में इत्तला दे दी है। मैंने एक खास पैगाम में उन्हें इशारा दिया है कि मुमकिन है बहुत जल्द तुम इंग्लिस्तान पहुंच जाओ। मैंने ममनून लहजे में कहा, आपने ये भी बड़ा काम किया है मिस्टर जोशु। वो बोला, तुमसे पूछे बगैर मैंने ये सब कुछ इसलिए कर लिया कि मुझे तुम्हारे रुझानात का अंदाजा हो गया। मैं जानता था कि फौरी तौर पर तुम अपने वतन का रुख नहीं करोगे, हरचंद तुम्हारा मुल्क तुम्हारे खिलाफ इन बुनियादों पर कोई कार्रवाई नहीं करता जिनके तहत अमरीकी हुकूमत तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन वो कुछ उलझनों का शिकार जरूर होता। अमरीकी पुलिस तुम्हें 5 अफराद के कातिल के तौर पर जरूर तलब कर सकती थी, और उसकी इस कोशिश से बहुत लोगों को उलझनों का शिकार होना पड़ता। मैंने तायद की, आपका ख्याल दुरुस्त है। वो बोला, जाहिर है इसके बाद तुम्हें फ़लस्तीनी तंजीम में पनाह लेनी पड़ती, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में इत्तला दे दी है। मैंने कहा, आपने बेहतर किया। जोशु खामोश हो गया। इस सिलसिले में अगर और कोई बात होती तो मिस्टर जोशु मुझे जरूर आगाह करते। मैं खुद भी अपने मिशन की तकमील के लिए उन लोगों में शामिल होने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जोशु के इत्तला देने से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता। बिलाखिर मिस्टर जोशु मुझसे रुखसत हो गए। मैंने एक गर्मजोश मुसाफिर से उन्हें रुखसत किया था। चलते वक्त उन्होंने कहा, हालात अगर तुम्हें सुकून मयस्सर कर दें तो मुझे मुबहम अल्फाज में उसकी इत्तला जरूर देना। मैंने गर्दन हिला दी। जोशु की जगह एक मोमर खातून ने ले ली जो इंतहाई कन्नौती थी, और मेरे लिए उनकी कन्नौतियत बेहतर ही साबित हुई। मैं सुकून चाहता था, चुनाचे मैं आंखें बंद करके सीट की पुश्त से टिक गया। यूं लगता था कि जैसे खुदा ने मेरी सुन ली है। मुझे अमेरिका से निकलने का मौका मिल गया था और मेरे दुश्मन पांव पटकते रह गए थे, लेकिन अब लंदन में मुझे नए सिरे से नई जिंदगी का आगाज करना था। मैं इसके लिए प्रोग्राम बनाता रहा। मामूली सी रकम मेरे पास थी। लंदन में ये रकम ज्यादा देर तक साथ नहीं दे सकती थी। उसके अलावा जाहिर है मैं इस मेकअप में वहाँ खतरात मोल नहीं ले सकता था। मुझे अपनी ये हैसियत बदलनी थी। बहरहाल लंदन में दाखिल होकर इस बारे में मुनासिब फैसला किया जा सकता था। मेरे जहन पर गुनूदगी की सी कैफियत तारी हो गई और ये गुनूदगी बड़ी नफा बख्श साबित हुई। फासले कम हो गए। बिलाखिर लंदन एयरपोर्ट आ गया। तैयारा रनवे पर उतर गया और मैं दिल में मुसर्रतें लिए दूसरे मुसाफिरों के साथ बाहर आ गया। तैयारे की सीढ़ियां उतरते हुए मैंने मुसर्रत भरी निगाहों से कोहरे में डूबे हुए लंदन को देखा। अजनबी शहर, लेकिन जिसकी लातादाद दास्तानें मेरे जहन में थीं। जहां कोई मेरा शनासा नहीं था, लेकिन अब उस शहर में शनासाई करनी थी। गो ये मेरी मंजिल नहीं थी, मुझे अभी यहाँ से आगे बढ़ना था।
कस्टम हाउस में बड़ी मुस्तैदी से काम शुरू हो गया। एक बूढ़े और झुर्रियां पड़े हुए चेहरे के मालिक कस्टम ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट और दीगर कागजात तलब किए और मैंने निहायत इत्मीनान से ये चीजें उसके हवाले कर दी। ऑफिसर पासपोर्ट देखने लगा और फिर उसने तय करके मेरी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन न जाने क्यों उसका बड़ा हुआ हाथ दोबारा रुक गया। उसकी नीमवा आंखें फैल गईं और उसने बगौर मेरा चेहरा देखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हो गया, क्या बात हो गई? ऑफिसर का चौंकना मानी खेज था। फिर उसने किसी कदर खुश्क लहजे में कहा, आपका सामान कहाँ है? मैंने लहजे को संभाल कर शाइस्तगी से पूछा। वो सामने मौजूद है, लेकिन ऑफिसर बात क्या है? वो बोला, बराह करम मेरे साथ आइए, थोड़ी सी जहमत दूंगा। मैंने खुश अखलाकी से कहा जरूर, और उसके साथ आगे बढ़ गया। दिल चीख चीख कर कह रहा था कि भाग जाओ, कोई नई मुसीबत आने वाली है, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। लंदन में पहला कदम मैं जहन्नम में नहीं रखना चाहता था। इस शहर के बारे में सिर्फ किताबी मालूमात थी जो साथ नहीं दे सकती थी। लेकिन हुआ क्या, जहन इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा था। बोझल कदमों से मैं उसके साथ एक खूबसूरत दफ्तर में दाखिल हो गया, जहां चंद लोग मौजूद थे। ऑफिसर ने उनमें से एक नौजवान शख्स से कुछ गुफ्तगू की और वो चौंक कर मुझे देखने लगा। जुगादरी अफसर ने नर्म लहजे में कहा, बराह करम तशरीफ रखिए, मुझे उम्मीद है महसूस न करेंगे, बस एक एहसास है, हम उसकी तस्दीक कर लें। मैंने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ मिस्टर कि आपके जहन में क्या एहसास है? वो बोला, इसके लिए चंद लम्हे की मोहलत दें। हाँ, इस दौरान कोई ऐसी हरकत न करें जो हमारे और आपके लिए तकलीफ दे हो। उसने ज़ईफ अफसर को इशारा किया और बाहर निकल गया। मेरा हलक खुश्क हो रहा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और इंतजार करने लगा। चंद लम्हात के बाद मैंने 2 पुलिस कांस्टेबलों को उस कैबिन के दरवाजे पर देखा जो मुसल्ला थे। कुछ हो गया, जरूर कुछ हो गया है, मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था। वहां बैठे बैठे तकरीबन 20 मिनट गुजर गए। मैंने इस दौरान किसी से कोई बात नहीं की थी। 25 मिनट के बाद वो कस्टम ऑफिसर वापस आ गया। उसके चेहरे पर उलझन के आसार थे, लेकिन अंदर आकर उसने खुश अखलाकी से गर्दन हिलाई। बोला, आपके लिए कॉफी मंगवाऊं मिस्टर एंड्रयू एलिस? मैंने कहा, नहीं शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे वक्त की इस बर्बादी की जिम्मेदारी आप पर आयद होगी। वो बोला, बिलाशुबा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसे हमारी मजबूरी तसव्वुर करेंगे। फराइज की बजावरी आप भी पसंद करते होंगे। मैंने कहा, कम से कम मुझे ये तो मालूम होना चाहिए कि मुझ पर क्या शुबा है। उसने कैबिन के दरवाजे की तरफ इशारा किया। बोला, ओ, मेरी मदद के लिए ये हजरात आ गए हैं, आप इनसे गुफ्तगू करें। मैंने चौंक कर देखा। 3 पुलिस अफसर वर्दियों में मलबूस नजर आ रहे थे। बाहर खड़े कांस्टेबलों ने दरवाजा खोल दिया और वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। कस्टम ऑफिसर ने कहा, हेलो ऑफिसर, मेरा नाम हेनरी जैक है, मैंने आपको फोन किया था। वो बोला, हेलो मिस्टर जैक, खैरियत? वो बोला, तशरीफ रखिए आप हजरात, बराह करम ये पासपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं, मुझे यकीन है ये नाम आपके जहन से नहीं उतरा होगा। कस्टम ऑफिसर ने पासपोर्ट एक पुलिस अफसर के हाथ में थमा दिया। मैं पुरुम्मीद नजरों से पुलिस अफसर को देखने लगा। मैं क्या ख्यालात लेकर इंग्लिस्तान आया था, लेकिन यहाँ भी कोई मुसीबत मुंह खोले खड़ी थी। पुलिस अफसर ने पासपोर्ट देखा और फिर चौंक कर मुझे देखने लगा, और फिर उसके मुंह से आवाज निकली, एंड्रयू एलिस। लेकिन ये मिस्टर एलिस तो नहीं है, लेकिन सब कुछ पता वगैरह वही है। फिर उसने कस्टम ऑफिसर की तरफ देखा। बोला, लेकिन जनाब, बाहर एयरपोर्ट पर कस्टम के रिकॉर्ड में उस शख्स की तस्वीर तो होगी, क्या वो? लेकिन उसकी बात पूरी होने से कबल कस्टम ऑफिसर ने जेब से एक तस्वीर निकाल कर उसके सामने कर दी। बोला, हाँ। पुलिस अफसर बोला, ओ शुक्रिया, हाँ ये एंड्रयू एलिस की तस्वीर है। मैंने किसी कदर गुस्सीले लहजे में कहा, मैं नहीं समझ पा रहा आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं। क्या आपको मेरे वक्त के ज़िया का एहसास है? क्या आप जानते हैं कि किसी मुसाफिर को रोकना कानून के खिलाफ है? मुझे अपनी आवाज का खोखलापन साफ महसूस हो रहा था। पुलिस ऑफिसर बोला, हमें अफसोस है जनाब, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। एंड्रयू एलिस नामी शख्स ने इंग्लिस्तान में एक संगीन जुर्म किया था और फिर वो यहाँ से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में है और अब इस पासपोर्ट पर आपका नाम एंड्रयू एलिस दर्ज है और इत्तेफाक से दूसरे कागजात भी उस शख्स की निशानदही करते हैं। इन हालात में हमारी तशवीश हक बजानिब है। मैंने कहा, लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया, और क्या पूरे इंग्लिस्तान में एक ही एंड्रयू एलिस होगा? पुलिस ऑफिसर बोला, हरगिज नहीं, लेकिन कागजात शुबे में डालते हैं, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। आइए। आखिरी लफ्ज तहक्कुमाना था और इसके सिवा चारा कार भी नहीं था कि मैं उसकी बात मान लूं। यूं एयरपोर्ट से मैं पुलिस कार में पुलिस डिपार्टमेंट आ गया। उस खूबसूरत इमारत के एक कमरे में मुझे मिस्टर डैनी विल्सन के सामने पेश किया गया और उस नरम खून शख्स ने निहायत नरमी से मुझे बैठने का इशारा किया। मातहत अफसर ने मेरा मसला उसके सामने पेश कर दिया और वो खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने पासपोर्ट और कागजात तलब किए और उन्हें देखता रहा। उसके बाद गर्दन हिलाते हुए बोला, ठीक है, इस बात की तहकीकात कर लो, मुजरिम की तस्वीर मौजूद होगी।
मातहत अफसर ने कहा, जी हाँ है, लेकिन बस यही शुबे की बात है, ये साहब इस तस्वीर से नहीं मिलते। अफसर ने नरम लहजे में पूछा, मेकअप का शुबा है? वो बोला, मुमकिन है जनाब। ऑफिसर ने कहा, तस्दीक कर लो। वैसे मिस्टर एलिस, आप इंग्लिस्तान से अमेरिका कब गए थे? मैंने कहा, तकरीबन 3 माह पहले। उसने पूछा, मकसद क्या था? मैंने कहा, सयाहत। मेरे दिल में अमेरिका देखने की ख्वाहिश थी। अफसर बोला, इतने मुख्तसर वक्त में आपकी वापसी ताजुबखेज है। मैंने किसी कदर तल्ख लहजे में जवाब दिया, मेरे हालात इससे ज्यादा इजाजत नहीं देते। उसने सवाल किया, यहाँ आपके अजीज व अकारिब और दूसरे दोस्त होंगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। वो बोला, बराह करम उनके बारे में तफसीलात से आगाह करें। मैंने कहा, ये क्या हिमाकत है, मैं इस जाति पर शदीद एहतजाज करता हूँ। मैं एक अमन पसंद और शरीफ इंसान हूँ, लेकिन मेरे साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा है। मैं पुलिस से अब कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ऑफिसर ने कहा, उसके बावजूद पुलिस आपके बारे में मुकम्मल तहकीकात किए बगैर आपको रिहा नहीं करेगी। और मैंने नफरत से गर्दन फेर ली। पुलिस अफसर ने उसके बाद भी कई सवालात किए, लेकिन मैंने किसी सवाल का जवाब न दिया। मेरे ख्याल में बचत का यही एक तरीका रह गया था, इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था, क्योंकि मेरे अल्फाज खुद मेरे गिर्द फंदा डाल सकते थे। ऑफिसर ने तरह तरह मुझे मजबूर किया, लेकिन मैंने उसके साथ हद तक आमेज सुलूक जारी रखा, जिससे वो मुश्तइल हो गया और उसने हुक्म दिया कि मुझे लॉकअप में डाल दिया जाए। लंदन में मुझे उस नागहानी उफ्ताद की तवक्को न थी। मेरा तो ख्याल था कि मैं मुसीबतों की जिंदगी से निकल आया हूँ, लेकिन शायद अभी तकदीर की डोर में कुछ गिरहें बाकी थीं। सूरत हाल किसी हद तक मेरी समझ में आ गई थी। एंड्रयू एलिस कोई जुर्म करके यहाँ से फरार हुआ था और उसने अमेरिका में खुद को रूपोश करने का फैसला किया था, लेकिन जाहिर है बेचारे जोशू को ये तफसील नहीं मालूम होगी और मैं फंदे में आ गया। 24 घंटे तक मुझसे कोई राब्ता कायम नहीं किया गया और उसके बाद मुझे लॉकअप से निकाल कर एक और जगह ले जाया गया जो उसी इमारत में थी। यहाँ एक छोटी सी लेबॉर्ट्री मौजूद थी जिसमें कुछ लोग मसरूफ थे। मुझे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया गया और मैंने खामोशी से उनके अहकामात की तामील की। मेरा दिल फिर धड़कने लगा। यहाँ फिर उस चीनी मेकअप की आजमाइश थी। अब देखना यह था कि पिंग ली का फन यहाँ किस हद तक कारगर रहता है। तरह तरह के महलूल मेरे चेहरे पर आजमाए गए। उसके बाद गैस भी इस्तेमाल की गई, लेकिन पिंग ली जिंदाबाद। वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुए थे। तब मेरे बारे में रिपोर्ट दे दी गई कि मेरे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है। उस रिपोर्ट के साथ मुझे एक बार फिर पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचा दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट पढ़ी, फिर गहरी निगाहों से मुझे देखा। बोला, इसके बावजूद मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि तुम्हारे कागजात जाली हैं। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हें कुछ कहने से नहीं रोकता। वो बोला, आखिर तुम हमें अपने बारे में सब कुछ क्यों नहीं बता देते? मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं इन हालात में जरूरी नहीं समझता। वो बोला, देखो मिस्टर, पुलिस से दुश्मनी किसी तौर बेहतर नहीं होती। तुम खामखा मुझे इश्तियाल दिला रहे हो। मैंने कहा, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन पुलिस ने मुझे कैद में रखा है। वो बोला, तुम हमें मुतमईन कर दो, ये कैद खत्म कर दी जाएगी। मैंने सख्त लहजे में कहा, हरगिज नहीं, तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दो। वो बोला, क्या तुम कोई जमानत मुहैया कर सकते हो? मैंने सख्ती से जवाब दिया, नहीं। और पुलिस अफसर गहरी निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर उसने किसी को बुलाने के लिए घंटी बजा दी और 2 पुलिसमैन उसके पास आ गए। पुलिस अफसर ने कहा, ले जाओ और बंद कर दो। मुझे एक बार फिर लॉकअप में डाल दिया गया। लंदन पुलिस के बारे में मेरी मालूमात ज्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन उस वक्त मैंने अंदाजा लगा लिया था कि लंदन की पुलिस जिच हो गई है। वो उसके अलावा और कोई चार्ज मुझ पर नहीं लगा सकते कि मेरे कागजात में सुकुम है और वो एक ऐसे शख्स की निशानदही करते हैं जो यहाँ से जुर्म करके फरार हुआ है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मजीद एक रात मुझे लॉकअप में रखा गया। वैसे यहाँ भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी और मेरी जरूरियात का पूरा ख्याल रखा गया। दूसरे दिन तकरीबन 10 बजे मुझे फिर उस ऑफिस में बुलाया गया। इस बार पुलिस अफसर के साथ एक खूबसूरत लड़की और एक अधेड़ उम्र शख्स भी था। दोनों ने गहरी निगाहों से मुझे देखा। पुलिस अफसर ने मुझे बैठ जाने का इशारा किया था, लेकिन मैंने उसकी ये पेशकश कबूल न की। पुलिस अफसर ने लड़की से पूछा, क्या ख्याल है मिस रीटा? वो बोली, हरगिज नहीं, ये एंड्रयू नहीं है अगर इसके चेहरे पर कोई मेकअप ना हो। पुलिस अफसर ने कहा, नहीं, इस बात का इत्मीनान कर लिया गया है। वो बोली, तब ये एंड्रयू नहीं है। उसने अधेड़ उम्र शख्स से पूछा जो बगौर मुझे देख रहा था, आप भी मुतमईन हैं मिस्टर बर्ट्रैंड? वो चौंक कर बोला, हाँ, ये एंड्रयू नहीं है। पुलिस अफसर बोला, शुक्रिया, जहमत के लिए माफी का खास्तकार हूँ, आप लोग जा सकते हैं। वो शख्स और लड़की वहां से चले गए। तब पुलिस अफसर ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है मिस्टर एंड्रयू एलिस, आप भी जा सकते हैं, लेकिन चंद जरूरी हिदायत नोट फरमा लें। आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं कि पुलिस के इस रवैये के खिलाफ एहतजाज करें और इस पर मुकदमा कर दें।
क्योंकि हम खुद को इस तफ्तीश में हक बजानिब समझते हैं। मैं अगर चाहूं तो उस वक्त तक आपको हिरासत में रख सकता हूं जब तक आपकी तरफ से पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाऊं या आप कोई बेहतर जमानत ना पेश कर दें। लेकिन मेरी आपसे जाती दुश्मनी नहीं है और मैं बिला वजह आपको एक लम्हे के लिए भी हिरासत में नहीं रखना चाहता। चुनाचे जाती हमदर्दी की बुनियाद पर मैं आपको रिहा कर रहा हूँ, लेकिन आपके ये कागजात और पासपोर्ट मेरी तहवील में रहेंगे और मेरी दरखास्त है कि हर तीसरे दिन आप पुलिस से राब्ता कायम करें और उस वक्त तक ये पाबंदी करते रहें जब तक मैं आपसे मुतमईन ना हो जाऊं। मैंने कहा मैं बहुत जल्द इस ज्यादती के लिए आपसे जवाब तलब करूंगा। मैं भी कोई लफंगा नहीं हूँ, एक मुअज़्ज़िज़ शहरी हूँ। पुलिस अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपका हक है, इससे मैं आपको नहीं रोकूंगा। और फिर मेरी जरूरी चीजें मुझे वापस कर दी गईं। पासपोर्ट और कागजात पुलिस ने अपनी तहवील में रखे थे। मैं पुलिस स्टेशन की इमारत से निकल आया। पुलिस अफसर ने जो हिदायत दी थी मुझे उनकी चंदा परवाह नहीं थी। हालात मेरे साथ आंख मचोली खेल रहे थे और उस अजीमुशान शहर में मैं एक गुमशुदा बच्चे की मानिंद था जो हर एक चेहरे में अपने लिए अपनायत तलाश कर रहा हो। मुझे एहसास था कि मैं खुद को बहुत कुछ समझने के बावजूद अभी कुछ भी नहीं था। मेरे पास अगर कोई दौलत थी तो सिर्फ वो जज्बा जो मेरे सीने में मौजूद था। मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन जज्बों की तकमील भी जिद्दोजहद की तालिब होती है और अभी मैं इम्तिहान के दौर में था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।